नमस्कार, मैं मनोज खंडेलवाल। आपका स्वागत मनोज खंडेलवाल्स आर्थराइटिक पेन केयर एंड एक्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम में करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक्यूपंक्चर और मॉक्सिबेशन के बारे में। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम इस वक्त चला रहे हैं, जिसमें क्लासरूम के और सिर्फ ऑनलाइन के स्टूडेंट्स शामिल हैं। हमने आपसे आग्रह किया था कि आप लोग जो भी वीडियो ऑनलाइन में हम आपको दे रहे हैं, उसका आप प्रैक्टिकल अपने क्लिनिक में, अपने बंधुओं पर, अपने सगे संबंधियों पर घर में करें और या तो हमें ऑनलाइन में वीडियो कॉल पर लेकर वो सारी चीज़ें दिखाएं और अपनी गलतियां दूर करें, या फिर उसके वीडियो शूट करें और फोटो हमें दें। इसी कड़ी में मुंबई महाराष्ट्र से नीलम पी जैन दोषी ने हमें कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो भेजे हैं। जो आप यहाँ देख रहे हैं ये फोटोग्राफ्स हैं आपके वुडन बॉक्स मॉक्सिबेशन के, और ये किया जा रहा है DU20 के ऊपर। ये बड़ा सेफ मॉक्सिबेशन है, बच्चों से लेकर बड़ों तक में हम इसको बखूबी क्लिनिकल प्रैक्टिस में शामिल करते हैं। अब हम आपको थोड़ी सी बात बता देते हैं कि यह किस कड़ी का हिस्सा है। हमने आपको DU20 एक्यूपंक्चर पॉइंट लोकेशन और इंडिकेशन में बहुत सारे वीडियो दिए हैं, जिसमें DU20 की पोजीशन क्या है, ये कौन कौन से डिसीज मैनेजमेंट में काम में आता है और कैसे आपको इसका एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर करना है। तो यह वीडियो देखने के पहले आपको वो सारी वीडियो देखी हुई होनी चाहिए और बेहतर समझी हुई होनी चाहिए। और दूसरी कड़ी में हमने आपको कुछ वीडियो दिए हैं जो मॉक्सिबेशन से संबंधित है। उसमें DU20 के ऊपर में जो भी मॉक्सिबेशन करना है उसके तरीके आपको बताए गए हैं। इस प्रकार के जो टाइप्स हैं मॉक्सिबेशन के, उसमें हम आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। उसमें टाइप्स ऑफ मॉक्सिबेशन भी सिखा रहे हैं और एक्यूपंक्चर पॉइंट पे उसका इस्तेमाल भी सिखा रहे हैं। तो इसमें सिर्फ DU20 के ऊपर ही हम करीबन 1 दर्जन वीडियो आपको देंगे, जो सिर्फ और सिर्फ संबंधित होंगे अलग अलग टाइप के मॉक्सिबेशंस पे और अलग अलग बीमारियों में DU20 पे किस प्रकार के मॉक्सिबेशन को करने से क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में। तो इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं वुडन बॉक्स मॉक्सिबेशन के बारे में। यहाँ पर मैं एक बात और बताते चलूँ कि ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान आपने एक सवाल किया था, उसका उत्तर यहाँ पर छिपा हुआ है, इसलिए मैं देने की चेष्टा करता हूँ। कि कुछ लोगों ने हमसे सवाल किया था कि जो बाजार से हमने बॉक्स लिए हैं उसमें ऐसा कर्व नहीं है, ये जो नीचे की तरफ कर्व है ये ऐसा कर्व नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। तो क्या हमें इसमें और उसमें कोई अंतर देखना चाहिए? बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। यह कर्व जो है वो आपको 2 फायदे देता है, एक तो एयर पैसेज के रूप में भी देता है और दूसरा ये शरीर के ऊपर व्यवस्थित होने में, टिके रहने में मदद करता है। अगर आपको दोनों प्रकार के मिल रहे हैं तो आप पहली प्रेफरेंस इस तरह के देंगे जिसमें ये कर्व होता है, क्योंकि बॉडी पे प्राय हमारा जो है वो फ्लैट नहीं है, वो कोई ना कोई आर्क लिए हुए होता है, तो ये उस पे अच्छे से बैठ जाता है, गुड़कता नहीं है, सरकता नहीं है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। आपको सिर्फ 2 बात ध्यान रखना है कि सब में 2 छेद होते हैं। देखिए जैसे एक ऊपर छेद है और एक जाली से दिखाई दे रही है, दूसरा छेद है, एक सामने एक पीछे से है। तो इसका काम सिर्फ इतना है कि एक तरफ से हवा जाएगा, दूसरी तरफ से हवा निकल जाएगा, और ये जो आपने यहाँ पर स्टिक या रोल मॉक्सा दिया है ये सुलगता रहेगा, ये बीच में बुझेगा नहीं। तो इसको लगातार जलने के लिए हवा का आदान प्रदान जरूरी है, इसी के लिए ये यहाँ पे दिया जाता है। और यहाँ पर जो दिया गया है ये इसका निर्माण हवा के लिए नहीं किया गया है, बल्कि शरीर पर अच्छे ढंग से टिके रहने के लिए किया गया है। तो इस वक्त आज के जो मॉक्सिबेशन में जो हमें मुंबई से प्राप्त हुई है वीडियो और फोटोग्राफ्स, वो इस वुडन बॉक्स मॉक्सिबेशन का इस्तेमाल पर है और DU20 के ऊपर इस्तेमाल पर है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने ऑनलाइन प्रोग्राम मॉक्साकोलॉजी, जो एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर पॉइंट के ऊपर हम आपको सिखा रहे हैं। गोल्डन टिप्स एंड रूल ऑफ मॉक्सिबेशन में हमने आपको जो चीज़ें बताई थी अब हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखने की भी चेष्टा कर रहे हैं कि नीलम पी जैन दोषी ने मुंबई से जो हमें अपने क्लिनिक के प्रैक्टिस के दौरान जो वीडियो और फोटोग्राफ्स भेजे हैं उसकी हम विवेचना करते हैं कि क्या उसमें कोई कमी है, क्या उन्होंने पूरे गोल्डन रूल का सही ढंग से इस्तेमाल किया है या कोई सुधार की आवश्यकता है। तो उन्होंने ये पहला पॉइंट जानने के लिए हमें ये फोटो नंबर 1 भेजा है। आप भी इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि आप बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए। फोटो देखने के साथ साथ आपके दिमाग में सारे गोल्डन रूल तैर जाने चाहिए। क्यों?
क्योंकि अब आप एकदम परफेक्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर फिर कोई भी प्रकार के मिस्टेक्स की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और दूसरा फ़ोटो उन्होंने ये वाला भेजा है। ये फ़ोटो उन्होंने पहले फ़ोटो में कुछ करेक्शन करने के बाद लिया है, जो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार गाइड करते रहते हैं। वो गाइड हम वहाँ पर पहले लेवल में कर रहे हैं और यहाँ पर इसको हम दूसरे लेवल में कर रहे हैं। यहाँ पर हम और बारीकी से बात करेंगे। और उन्होंने हमें वीडियो भेजा है। अब हम आते हैं, एक बार आपको ये पूरी वीडियो दिखाते हैं। 2 वीडियो उन्होंने छोटे-छोटे दिए हैं, दोनों वीडियो को दिखाते हैं। आप एक बार इसको फुल स्पीड में देखिए, ताकि आपको बात समझ में आनी चाहिए कि जो ऑनलाइन ट्रेनिंग के वीडियो हमने दिए हैं, उसमें और इसमें क्या सारे रूल का सही उपयोग हुआ है। आइए सबसे पहले हम इस वीडियो को देखते हैं। ये बेल्ट लिया, ये लगा दिया, फिर इस बेल्ट को पकड़ा, कान के पीछे लगा दिया। एक हाथ से आपका वुडन बॉक्स मोक्षा करने के जो उपकरण है उसको पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से ये बेल्ट टाइट किया जा रहा है। इनको ड्यू 20 पे अच्छी तरह रखने का पूरा प्रयास किया गया है। इसकी ढंग से बंधा है कि नहीं बंधा है, ये इन्होंने चेक किया है। और कुल मिला के ये वीडियो इतना ही छोटा है। और इसके बाद हम आपको दूसरा वीडियो दिखाते हैं जो उन्होंने भेजा है। ये वीडियो नंबर 2 है। इसको भी आप एक रनिंग कंडीशन में ही देखिए। इन्होंने यहाँ पर जो मोक्सा है उसकी आंच कम होने पर उसको हटाकर हमारे बताए हुए तरीके से यहाँ पर इसको साफ़ किया जा रहा है। इससे धूल हटाई जा रही है, इससे राख हटाई जा रही है। जले हुए कागज़ के जो ऊपर के लेयर हैं उसको साफ़ किया जा रहा है। और अब ये हिट पूरा हो गया, ये ऊपर लगाया जा रहा है। अब आपको देखने में तो ये महसूस हो गया होगा कि आपने हमारे बताए हुए ट्रेंडिंग वीडियो को बखूबी देखा है और वैसा का वैसा इस्तेमाल किया है। लेकिन क्या आपने वाक़ई में वैसा ही इस्तेमाल किया है? बहुत बार ऐसा होता है कि आप सब कुछ सही-सही देखते हैं और सब कुछ सही-सही लगता है, लेकिन जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं तो बात उससे थोड़ी-सी अजग हो जाती है। हमारे वरिंदर कुमार खुंगर जी ने हरियाणा से ये देखने के बाद लिखा है कि गुड, पेशेंट को भी मास्क पहनाना है, मास्क है ज़रूरी। बहुत अच्छी बात लिखी है। इस पर हम आपको आगे चलकर विस्तार से बताएँगे, लेकिन आपकी बात उन्होंने मान ली और तुरंत ही अपने रोगी को उन्होंने मास्क पहना दिया। जैसे ही आपने कहा मास्क पहनाना ज़रूरी है, उन्होंने मास्क पहनाया। इसके लिए आप दोनों को बधाई। अब चलते हैं इसके विवेचना के बारे में। बातें बहुत छोटी-छोटी है, पर गलतियाँ सीखने की नहीं होती, बल्कि गलतियों से सीखना होता है। अगर आप शुरुआती दौर में ही अगर छोटी-छोटी गलतियाँ करेंगे, तो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये तय मानिए कि आगे चलकर आप बड़ी-बड़ी गलतियाँ भी करेंगे। ये छोटी-छोटी गलतियों से ही रिज़ल्ट का बनना और ना बनना तय होता है। याद रखिएगा कि रिजल्ट देने के लिए आपको बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बल्कि छोटे-छोटे काम को बहुत बड़े स्तर पर करना है। तो इस फ़ोटो का हम आपको करीबन 15 एनालिसिस करेंगे कि 15 गोल्डन रूल इसमें सही ढंग से इस्तेमाल हुए हैं, वो कौन-कौन से हैं। इससे क्या होगा कि आपको ऑनलाइन में जो भी ट्रेनिंग वीडियो दिए गए हैं उसमें और आपके रियल लाइफ में प्रैक्टिस करने वाले वीडियो के बीच में आपको अंतर समझ में आ जाए। तो इसमें एक ख़ास बात है, वह ख़ास बात क्या है? ये फ़ोटो साफ-साफ यहाँ नज़र आ रही है। इसमें आपको एक बहुत ख़ास बात पकड़नी है। तो मुझे लगता है कि जो लोग हमारे ऑनलाइन की वीडियो को ढंग से अगर 2 बार भी देख लिए होंगे, तो उनको वो ख़ास बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम आपको ख़ास बात बताते हैं। वो ख़ास बात ये है कि इनकी पीठ जो है, वो सीधी नहीं है, पूरी आर्क लिए हुए है। तो ये ख़ास बात इसमें है। लेकिन हमने आपको 2 गोल्डन रूल सिखाए थे कि हाथों में तकिया रखना है, जो आपके लैप्स के ऊपर होगा, तो हाथों में तकिया भी है। और दूसरी बात है कि रोगी अगर बिस्तर पे बैठा होगा तो उसके पैर नीचे की तरफ होने चाहिए, तो इन्होंने बाकायदा कुर्सी की तरफ रखा है। तो दोनों गोल्डन रूल इसमें पालन किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एक ख़ास बात आपसे पूछा था कि इसमें कौन से गोल्डन रूल का
इस्तेमाल हुआ है। तो आपको तो ये लग रहा होगा कि तकिया भी है और पैर भी है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे सवाल का उत्तर जो है वह अभी तक नहीं मिला है कि इनकी पीठ टेढ़ी क्यों है। तो यहाँ पर एक बात आपको बहुत ध्यान देने वाली है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप कभी भी रोगी को बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठिए, जैसा हुक्म जैसा आदेश नहीं देंगे, क्योंकि हर पेशेंट का अपना बैठने का तरीका होता है। अगर ये लेडी अकड़ कर बैठ गई तो यकीन मानिए थोड़ी देर में इसके कमर में दर्द होने लग जाएगा या ये हिलने लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको अपने नज़रों से भांपना है क्या आपका रोगी टिल डाउन करके बैठा है कि नहीं बैठा है, और आपको उनको कहना है कि आप सहज स्थिति में सीधा होकर बैठिए। आपको यह नहीं कहना है कि पीठ बिल्कुल सीधा करके बैठिए, आपको उनको यह कहना है कि आप सहज स्थिति में बैठिए, और आपको यहाँ पर ऐसा कुछ करना है कि जिससे ये बिल्कुल सीधा हो जाए। जैसा कि हमने यहाँ पर एक छोटा सा परिवर्तन किया है और रोगी बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए अपनी पीठ को सीधा करने में सफल हुई है। यहाँ पर यह है फोटो नंबर 1 और यह है फोटो नंबर 2। आप देखिए इसमें और इसमें हमने दो छोटे छोटे बदलाव किए हैं। क्या आपको वो बदलाव समझ में आए हैं? अगर नहीं आए हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ वो दो बदलाव क्या है। हमने पहला क्या किया है, इनके हाथ के नीचे एक तकिया बढ़ा दिया। पहले यहाँ पर एक तकिया था, हमने यहाँ पे 2 तकिया दे दिया है। और दूसरा हमने पैरों को पास कर दिया है। यहाँ पर ये पैर खोल के आगे की तरफ है, हमने इसके पैर को पीछे कर दिया। क्यों कर दिया, अब मैं ये इसका कारण बताता हूँ। आप देखिए ये लड़की की जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, इससे मालूम पड़ रहा है कि लड़की की हाइट अच्छी खासी है, यानी ये 5 फुट 1 इंच से ज़्यादा लंबी है। तो जब भी ज़्यादा लंबे लोग होंगे तो उनके पैर जो होंगे वो थोड़े से लंबे होंगे, हिप से लेकर नी तक उनका दायरा थोड़ा सा बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे ये इन्होंने एक चेयर दिया है, इस चेयर पे जैसे ही पैर हमने पास किया, इनका नी जो है थोड़ा सा ऊपर हो गया। तकिया लगाने से ये हाथ भी, आप देखिए ये पैरेलल है, ये हाथ भी ऊंचा हुआ और पेशेंट अपने आप सीधा बैठ गया है बिना कोई खास एफर्ट किए हुए। जब आप तकिए की जो देने की कला है ये सीख जाएंगे तो आप पेशेंट को सीधा बैठाना भी सीख जाएंगे। तो इन्होंने तुरंत अपने को ठीक किया और पेशेंट को पीठ का जो समस्या था उसको यहाँ पर सिर्फ 2 तकिए और पैर की पोजीशन चेंज कर ठीक किया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात कि प्राय आपको लग रहा होगा, आप देखिए इनकी नज़रें कहाँ हैं, वो नीचे झुकी हुई है। तो आपको शायद ये लगेगा कि ऊपर में मॉक्सा ठीक नहीं लगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपका स्टिक मॉक्सा बॉक्स के अंदर सीधा है और पॉइंट के ठीक ऊपर है, जैसे देखिए यहाँ पर D20 कहाँ है, ठीक कान के ऊपर और नाक की सीध में, तो ये एकदम एक्यूरेट रखा हुआ है। अब अगर पेशेंट झुकता भी है और साइड में इधर उधर भी देखता है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सुरक्षा कवच की बेल्ट हमारे गोल्डन रूल के हिसाब से लगा रखी है। वो कैसे गोल्डन रूल है वो आगे के चल के फोटो में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको अभी सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि पेशेंट कंफर्ट जोन में बैठा है कि नहीं बैठा है। इस फोटो में ये देखिए बिल्कुल झुक कर बैठा है और यहाँ ये बिल्कुल सीधी हो गई है, क्योंकि यहाँ हमने 2 तकिए लगा दिए हैं और पैर को थोड़ा पास करके इनको थोड़ा सा कंफर्ट जोन में ले लिया है। और दूसरा क्या है, इनका मॉक्सा अगर सर झुकने पर भी मॉक्सा बिल्कुल सीधा है, इसलिए आपको ये चिंता बिल्कुल नहीं करनी है कि अगर उसकी नजरें नीची हो गई या गर्दन नीचे हो गया तो हो सकता है मॉक्सा गिर जाएगा। बिल्कुल नहीं गिरेगा, तो आप यहाँ पर निश्चिंत रहें। और ये पीठ जो है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये पीठ की दूरी भी कम हो गई है और सारी चीज़ें अब क्लिनिकल माहौल के अनुसार बिल्कुल सही है। अब आपको एक काम और करना है, यह प्राय हमने क्लिनिकल मिस्टेक्स देखे हैं कि इनको सीधा बैठाने के लिए हमने तकिया एक पीछे रख दिया है। अगर आप इस ढंग से गिरा हुआ तकिया अगर हॉरिजॉन्टल वे में रखेंगे, यानी गिरे हुए पोजीशन में रखेंगे, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है। ये तकिया हमेशा लंबाई में और चौड़ाई में और मोटाई में तीनों में सॉफ्ट होना चाहिए। यह रिलायंस और अच्छी कंपनियों में मिल जाते हैं, थोड़े महंगे मिलते हैं लेकिन बड़े कंफर्टेबल होते हैं। इसको आपको हमेशा पीठ के पीछे जब भी देंगे वो खड़ी वाली स्थिति में देंगे, यानी वर्टिकल वाले शेप में देंगे। यह आपके कमर को बिल्कुल ऊपर से नीचे तक सपोर्ट करना चाहिए, ना कि पीछे से। तो गर्दन पर लगा हुआ तौलिया डबल लॉक ही होगा। दूसरा बात यहाँ ध्यान देंगे, ये 2 बातें हैं, डबल लॉक के बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। इस वक्त फिलहाल ये देखिए कि पीठ के पीछे लगा हुआ तकिया जो है वह सही नहीं है।
तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि यहाँ तकिया लगाने के बजाय अगर आप यहाँ तकिया देते हैं तो पेशेंट ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेगा, न कि पीछे लगाए हुए तकिए से कंफर्टेबल होगा। अगर आप इस पेशेंट को यहाँ तकिया देंगे तो यहाँ काफ़ी स्पेस है, तो बेहतर ये है कि पेशेंट की इस चेयर को हटा दें, पेशेंट को और पीछे ले लें और इस तकिए को खड़ा करके यहाँ तक ले लें, तब पेशेंट ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में होगा। अब अगर हम आपको बताते हैं, अगर रोगी थोड़ा झुककर बैठा है तो उसे सीधा करने के लिए सिर्फ उसके हाथों में तकिया बढ़ा दीजिए, वह सीधा हो जाएगा। यही है प्रैक्टिकल अनुभव। तो आपको एक बात बिल्कुल समझ में आ गई है कि तकिया जो पीछे देंगे वो कैसा देंगे, और इसको खड़ा देंगे, यहाँ पे तकिया बढ़ाएंगे और पेशेंट को बोलेंगे रिलैक्स पोजीशन में बैठिए, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। इसलिए पेशेंट को कभी भी ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए। बिल्कुल स्ट्रेट बैठने के साथ साथ उसके कमर में तनाव आ जाएगा और वह आपके क्लिनिक में 20-30 मिनट नहीं बैठ पाएगी। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो आगे हम चलते हैं। आपको कुछ खास बात मैं बता देता हूं जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान रोगी जो महसूस करता है, उस एंगल से भी इसको देखने की जरूरत है। कभी कभी सीधा बैठने पर रोगी कमर दर्द होने की शिकायत करते हैं, ये बात दिमाग में रखिएगा। इसलिए पेशेंट को सीधा बैठाना है, लेकिन आदेश देकर नहीं बैठाना है। उसको आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में तकिए वाले रूल के अनुसार देना है। तकिया के अलावा पीठ को सहारा देना उचित रहता है। अगर तकिया नहीं है तो आप उसको बहुत ऐसे तरीके हैं जिससे आप पीठ को हेल्प दे सकते हैं। वो कैसा है वो हम आपको बाद में बताएंगे। 5 नंबर पॉइंट में, अगर रोगी सीधा बैठने में दिक्कत महसूस करे या कमर दर्द की बात बोले तो उनकी बात सुननी है, इनकार नहीं करना है। क्योंकि अगर वो कंफर्टेबल नहीं होगा तो उसको रिजल्ट भी अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि रोगी का पूरा ध्यान अपने उस असहज वाली स्थिति में हो जाएगा। तब आपको क्या करना है, पीठ को सहारा देना उचित रहता है। तो पीठ को सहारा कैसे देंगे, ऐसे में उनको बिस्तर पर मौका न देकर कुर्सी में दें। कुर्सी में पीठ आराम से पीछे लग जाएगा। तो जो लोग बहुत देर तक नहीं बैठ सकते हैं, सीधा बैठने में दिक्कत देते हैं, आप उनको ट्रीटमेंट बेड की बजाय कुर्सी पे देंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, कुर्सी और पीठ के बीच तकिया देना है या नहीं देना है, ये रोगी और कुर्सी की बनावट पर निर्भर करता है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हर आदमी अपने अपने एक कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है, और किसी को कोई प्रकार की कुर्सी अच्छी लगती है और किसी को कोई प्रकार की कुर्सी अच्छी लगती है। तो वो आप खुद बैठ कर देखिएगा कि आपको उसमें तकिया देने की जरूरत है या नहीं है। हर रोगी तय करेगा। अगर रोगी को लगता है कि उसको पीठ पे तकिया चाहिए तो दे दीजिए। अगर उसको लगता है कि नहीं, ये बिल्कुल कंफर्टेबल है और कुर्सी का अगर हाथ है, तो पेशेंट को हाथ रखने का अगर मौका मिल जाता है तो उसको पीठ के तकिए की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां पर देखिए, कम से कम बहुत सारी बातें हैं। अब ये सारी बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं छोटे छोटे रूप में। क्यों? आपको पहले बता दिया कि बातें छोटी छोटी है, पर गलतियां सीखने की नहीं होती बल्कि गलतियों से सीखना होता है। तो ये कैसे सीखेंगे? अब आते हैं हम एक एक छोटे छोटे एनालिसिस पे। अब 1 नंबर एनालिसिस है कि आपको ध्यान रखना है पीठ वाले हिस्से में। यहां पर अगर आप कुछ भी देंगे, या तो दीवार से चिपका कर बैठाएंगे या तकिया खड़ा देंगे। याद रखिएगा, आरामदायक स्थिति में बैठी है, इस रोगी की कमर और गर्दन सीधी है। इसका मतलब है कि जैन जी ने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस रोगी को सही स्थिति दी है। दूसरी बात यह है कि रोगी के पैरों को बेड के पास रखा गया है, ताकि पैर ऊंचे होने से तकिया ऊपर हो जाएगा और रोगी को सीधा बैठने में मदद देगा। लेकिन याद रखिएगा, यह रूल मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर वीडियो में और पर्टिकुलर फोटो में और पर्टिकुलर क्लिनिक की ही बता रहा हूं। यह दोनों स्थिति में आपको इस्तेमाल करना है। चूंकि यहां पर उन्होंने एक चेयर दिया है, चेयर पे महिला बैठी हुई है, इसलिए ये पैर को ऊंचा करना आसान है। लेकिन अगर आप इस कुर्सी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह आप ऊंचा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैर नीचे होगा। और याद रखिएगा, बहुत बार आपको ये देखने में सहज लग रहा है, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि कुछ रोगी इस ढंग से पैर ऊंचा करके बैठेंगे तो हो सकता है जिनको लोअर बैक पेन होता है वह इस पोजीशन में नहीं बैठ पाए। तो वहां पर आपको क्या करना है, ये कुर्सी हटा देनी है और पेशेंट का ये गैप है ये कम कर लेना है। इनको बिल्कुल पीछे ले जाना है, खड़े वाला तकिया दे देना है और पैर को बिल्कुल नीचे बेड के ऊपर में चिपका हुआ, यानी हिप से लेके नी तक आपका ये बेड पे चिपका हुआ होगा और पैर एकदम हवा में ही झूलेगा। वह पोजीशन उसके लिए कंफर्टेबल होगा जिनको लोअर बैक पेन हो रहा हो, या वो शिकायत करता हो, या उसको इस ढंग से बैठने में दिक्कत होता हो। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप तय नहीं करेंगे
कि उसको कैसे बैठना है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उसकी स्थिति बैठने की सही होनी चाहिए। यह रोगी के अनुसार होगा, ये रोगी ही आपको बता देगा कि उसको कौन सा पोजीशन ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसके क्लिनिक के 1 या 2 विजिट में आप बिल्कुल जान जाएंगे कि किस रोगी को आपको किस स्थिति में देना चाहिए। अब 3 नंबर बात करते हैं कि पैरों के नीचे कोई कुर्सी या स्टूल देना सही रहता है क्या? अगर सुविधा न हो तो रोगी को पैरों को नीचे भी लटकाकर आराम से बैठाया जा सकता है। पैरों को कब नहीं लटकाना है, इसमें ये बात आपको ध्यान देने वाली है इसमें, कि इस ढंग का पैर आप कैसे देंगे और बिल्कुल कैसे लटकाएंगे। जिन लोगों को लोअर लिम्ब स्वेलिंग होता हो, पैर में इन्फ्लेमेशन हो, पैर में सूजन हो, सूजन का मतलब है स्वेलिंग, इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनका बात कर रहा हूं जैसे एडिमा है, एसाइटिस है, वैसे वाली स्वेलिंग, तो उनको चेयर जरूर दें। उनको बिल्कुल पैर गिरे वाली पोजीशन में ना बैठाएं, क्योंकि उससे उनके पैर की स्वेलिंग और बढ़ जाएगी। और एक काम और करना है, जब पेशेंट जिनको एडिमा एसाइटिस हो, लोअर लिम्ब में मतलब पूरे में पैर में स्वेलिंग हो, तो उनको आपको कहना है कि रात को सोते वक्त और मॉक्सिबेशन करने के बाद भी आप 10 मिनट तक पेशेंट को बेड पे लेटाएंगे और दोनों पैर को सामने वाली दीवार पे लगा के ऊंचा कर देंगे। अगर दीवार नहीं हो तो उनके पैरों के नीचे 4-5 तकिया दे देंगे और पैर को ऊंचा कराकर उनको 10 से 15 मिनट तक आराम से रिलैक्स कराना है। उसके बाद उसको घर जाने के लिए देना है और पेशेंट को आपको बताना है कि पैर की स्वेलिंग कैसे कम करनी है। उसके बारे में हम आपको कम से कम 10-15 वीडियो दे चुके हैं कि पैरों में अगर स्वेलिंग आए तो उसको पेशेंट को कैसे गाइड करना है। तो वो सारे रूल यहाँ पर लागू हो जाएंगे। उन सारे वीडियो को जो आपको डॉक्टर सुभाष शाल्या जी ने दिए हैं उनको बहुत बेहतर ढंग से देखिए और पैर की स्वेलिंग को कम कैसे करना है वो पेशेंट को आपको काउंसलिंग के दौरान बता देनी है, होम केयर के दौरान बता देनी है। और दूसरे दिन जब पेशेंट आएगा तो उससे पूछना है कि आपने क्या वैसा काम किया है जैसा कि हमने आपको बताया है। ये बड़ा जरूरी है पैर की स्वेलिंग कम करने के लिए। याद रखिएगा, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और मॉक्सिबेशन से ज़्यादा इफेक्टिव है कि पेशेंट उस स्वेलिंग वाले लेग में सोता कैसे है। सारा काम बढ़ने और घटने का वहीं से तय होता है, बाकी काम सेकेंडरी है, इसलिए प्राइमरी काम आप जरूर करेंगे। इसलिए पेशेंट की काउंसलिंग बहुत मायने रखती है। अब 4 नंबर बातें आ रही है, तो हाथों के नीचे तकिया का रूल है, वो आपने दिया है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है ऐसे तकिया दिया हुआ नहीं चलेगा, ये तकिया खड़ा होना चाहिए। वैसे इस पोजीशन में अब इनको यहाँ तकिए की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये तकिया यहाँ पर कम हो तो ये आपको फिर खड़ा देना है। तो याद रखिएगा, इस तकिए से ये तकिया ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में रोगी को बैठाता है। रोल मॉक्सा सीधा रखना, तो आपको यह ध्यान रखिएगा जब भी आप DU20 पे मॉक्सिबेशन करेंगे, बहुत सारे लोग इस मॉक्सा को टिल डाउन कर लेते हैं। इस छेद से ध्यान रखिएगा और बेल्ट वाले दायरे में ये मॉक्सा बिल्कुल सीधा बॉक्स में लगा होना चाहिए, ये टेढ़ा नहीं होगा। टेढ़ा होने से क्या होगा, यहां से हवा जाते रहेगा और वहां से निकलेगा और उसका एक कोना जलाएगा, वो बीच से नहीं जलाएगा मॉक्सा को। और एक कोना जलाने से ये मॉक्सा क्या होगा, एक तो बराबर हिट नहीं देगा और दूसरा ये चाकू की धार की तरह एक साइड से जलते रहेगा और एक साइड इसका मोटा बना रहेगा। उस ढंग के हिट से आप प्रॉपर मॉक्सिबेशन नहीं कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मॉक्सा रोल को आपको सीधा रखना है। कहां से, ये छेद जो है, इस छेद से आप देखिएगा ये बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। यहां पर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। 6 नंबर पॉइंट है कि वुडन बॉक्स का छेद खुला रहना चाहिए। काफी लोगों को थोड़ा सा भ्रम की स्थिति हो गई थी, वो हुई थी इस बेल्ट की वजह से। बहुत लोगों को लगा था कि बेल्ट से ये छेद ढक गया है, बात ऐसी नहीं है। इस छेद में और इस बेल्ट के पास काफी प्रचुर जगह होता है, ये अगर ऊपर भी आ जाए तो भी यहाँ से हवा पास हो जाएगा, इसलिए आप चिंता ना करें। लेकिन ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार की अड़चन इस बॉक्स के छेद में नहीं होनी चाहिए। ये जो बेल्ट है इसका हुक है थोड़ा नीचे है और थोड़ा सा हिस्सा ऊपर दिया गया है, ये एडजस्ट आप कर सकते हैं। ये यहाँ पर जानबूझकर ऐसा दिया गया है क्योंकि किसी की दुड्डी छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, तो उसको बेल्ट को टाइट करने के लिए यहाँ पर ये स्पेस है। तो जब दुड्डी छोटी होगी तो ये एक पॉइंट कम हो जाएगा, तो ये कपड़ा जो यहाँ पर बेल्ट का काम कर रहा है ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो एज इस छेद के आगे ये बंद नहीं होना चाहिए, ये खुला रहना चाहिए, बस यही आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर ये छेद खुला है, ये भी बहुत सही है।
7 नंबर पॉइंट ये है कि मॉक्सा एक पॉइंट पर ही होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, सर के ऊपर रख देते हैं, वो लोकेशन को ध्यान नहीं देते। आपको लोकेशन का ध्यान बखूबी रखना है। यहाँ देखिए, ये कान के ठीक ऊपर है और नाक के ठीक ऊपर है। आपको मालूम है कि D20 कहाँ है, इस कान से थोड़ा टेढ़ा चलेंगे और नाक से जाएंगे तो ये दोनों की जो मीटिंग पॉइंट होगी वो मॉक्सी बेसन पे होगी। तो आपको बॉक्स नहीं देखना है D20 पे कहाँ रखा है, आपको पोजीशन देखना है क्या ये मॉक्सा जो है वो D20 के ऊपर बराबर हिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो आपको जो दायरा कवर करना है इस बॉक्स से, वो पूरे बॉक्स को तो रखने का करना है, लेकिन उस पॉइंट पे हिटिंग का जो पैमाना तय होगा वो आपको ऊपर वाले मॉक्सा स्टिक से होगा, न कि इस बॉक्स से। ये बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट है कि ये जो तकिया है, इस पे तकिए के ऊपर पेशेंट का हाथ होना चाहिए। बहुत सारे रोगी क्या करते हैं, हाथ को नीचे रख देते हैं, मोबाइल हाथ में ले लेते हैं। वहां पर क्या होता है, पेशेंट अपना कंफर्टेबल जोन से बाहर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जब तकिया रखेंगे तो पेशेंट को कहेंगे कि इन दोनों तकिए पे ही आप अपना हाथ रखिए और आराम से बैठे रहिए। वो अपना गर्दन को दाएं बाएं ऊपर नीचे आराम से घुमा सकता है। अगर उसको कोई किसी को देखना है तो बाकायदा गर्दन घुमा के देख सकती है। इसलिए क्यों, क्योंकि अब ये बिल्कुल यहाँ पर इलास्टिक बैंड से बिल्कुल टाइट हो चुका है, पोजिशनिंग इसकी परफेक्ट हो चुकी है, इसलिए इसके गिरने, सरकने या अपनी पोजीशन चेंज करने का खतरा नहीं के बराबर होता है। इसलिए पेशेंट को अनावश्यक रूप से न डराएं कि आपको हिलना नहीं है, सीधा होकर बैठिए, किसी गर्दन मोड़ के मत देखिए, ऐसी कोई बात नहीं करना है। उसका कहिए अरे आराम से बैठिए, तो बहुत सी आसान चीज़ है, इससे आपका कुछ बाल बांका नहीं होने वाला। तो पेशेंट ज़्यादा कॉन्फिडेंस पे रहता है और आप पर भरोसा करता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वह पेशेंट का कंफर्ट जोन रहना। उसमें कपड़ा बहुत मायने रखता है। तो जीन्स पैंट पहनकर हम ये सब ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, या घर के महंगे कपड़े पहन कर आए तो नहीं देते हैं। तो आपको क्या करना है, रोगी को वहाँ पर अपने क्लिनिक में प्लाजो, हाफ पैंट या जो भी कंफर्टेबल कपड़े होते हैं वो आपको रखने चाहिए। और रोगी को कहना चाहिए कि कुछ कपड़े वो अपने बैग में अपने नाम से क्लिनिक में छोड़कर चले जाए, जब भी आए तो उनको बदलने में सुविधा हो। बहुत सारी बार क्या होता है कि पेशेंट आसपास आया हुआ होता है, बाजार में गया हुआ होता है, तो कपड़े बगैर लिए हुए या बिना बदले हुए आ जाता है, तो उस वक्त बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो हम जो करते हैं, हम क्लिनिक में धुले हुए अलग से भी कपड़े रखते हैं और रोगी से भी उनको एक बैग दे देते हैं जिसमें वो अपने कपड़े वगैरह रख देता है, ताकि उसको किसी दूसरे पेशेंट के कपड़े पहनने ना पड़े। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपके कपड़े बदली होने चाहिए। यहाँ रिलैक्स कपड़ा, ऊपर टी शर्ट और यहाँ पर हमने इनको प्लाजो दिया है। तो आप भी इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए कि कपड़े रिलैक्स होने चाहिए। इन्होंने बाकायदा इस चीज़ का ख्याल रखा है, इसके लिए आप साधु पात्र हैं। सेफ्टी बेल्ट कान के पीछे होना चाहिए। 10 नंबर जो गोल्डन रूल है वो यहाँ पर पालन है। ये बेल्ट जो है ये कान के पीछे है, ये कान के आगे नहीं है। बहुत बार क्या होता है, मास्क लगाने से ये बेल्ट आपस में टकरा जाते हैं। तो दिमाग रखिएगा, मास्क पहले नहीं पहनाना है, पहले आपको बेल्ट लगाना है, फिर उसके ऊपर मास्क पहना दीजिए। जब ये बेल्ट हटाएंगे तो पहले मास्क हटाइएगा, फिर ये बेल्ट हटाइएगा, नहीं तो ये दोनों का उलझने का थोड़ा सा खतरा होता है। ये प्रैक्टिकल बात है। तो एक बार आपने ये आदत बना ली तो हमेशा ये आदत आपके पास रहेगी, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा दोनों इलास्टिक में आपको। फेस मास्क ये बड़ा जरूरी है। इसमें मैं कुछ खास बात आपको बताना चाहता हूं कि प्राय क्लिनिक वाले को लगता होगा कि ये फेस मास्क हमने इसलिए दिया है कि धुआं से बचने के लिए। बिल्कुल नहीं, यहाँ धुआं से मास्क लगाने का कोई संबंध नहीं है। अगर आप देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो बातों में ये देना पड़ता है हमें। पहली बात है कि ये धुआं जो होगा वो यहाँ से हवा जाता है, तो कोई भी धुआं इसके नीचे नहीं आएगा, वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और वेंटिलेशन से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके क्लिनिक में वेंटिलेशन की सुविधा अच्छी नहीं है या एयर कंडीशन वेंटिलेशन है, तब आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर चारों तरफ के रास्ते बंद होते हैं। तो धुआं क्या करता है, छत पे टकरा कर फिर वापस आता है। और मॉक्सीबेशन के धुएं की एक खास बात है कि वो नाक की तरफ बढ़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस धुएं से बचने के लिए तो मास्क होगा ही होगा, लेकिन आपको प्रॉपर वेंटिलेशन का प्रयोग करना है उस धुएं से बचाने के लिए, न कि मास्क का। यहाँ पर मास्क हमने दिया है वो कोविड की वजह से दिया है। इसमें एक सावधानी आप जरूर रखिएगा। वो सावधानी आपका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो सावधानी आपका ये है कि जो रोगी मास्क पहन के बाहर से आएगा वो आपके क्लिनिक के बाहर ही मास्क उतारेगा, अपने हाथ को धोएगा, फिर हाथ को आप सैनिटाइज करेंगे।
पेशेंट को आप अपने क्लिनिक से मास्क देंगे पहनने के लिए 10 रुपए में। अब मास्क भरपूर बाजार में हर तरह के अवेलेबल हैं, आप ला के रख लीजिए और रोगी को दे दीजिए और कहिए कि हर रोज आपको हम ही मास्क देंगे। वो कोई भी मास्क को लेके क्लिनिक के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इसका कारण मैं बता देता हूं कि लोगों ने अब लापरवाहियां शुरू कर दी है। वो एक मास्क को घर जाएगा, खूंटी पे टांग देगा, अलमारी में टांग देगा या कहीं टेबल पे रख देगा और दोबारा जब बाहर आपके पास आएगा या बाहर जाएगा तो वो वही मास्क को वापस पहन के आ जाएगा। 7-7, 8-8 दिन तक आदमी एक ही मास्क को प्रयोग करता है। तो सारे बैक्टीरिया और वायरस तो इसके ऊपर लगे हुए हैं और बाहर से सुरक्षित आने के बजाय सारा यहाँ पर बैक्टीरिया और वायरस का पूरा कुनबा को लेकर एक भारी संख्या में लाकर आपके क्लिनिक के माहौल को खराब कर देगा। तो इसलिए उसको दो बातें बोलनी है कि अपना मास्क क्लिनिक के बाहर, अपना चप्पल क्लिनिक के बाहर, साफ मोजे साथ लाना है, साफ मास्क जो है वो आप देंगे। रोगी आपसे बहुत झूठ बोलता है, वो कोई भी मास्क लेकर आ जाएगा और कहेगा नहीं नहीं बिल्कुल साफ है, कल ही धो के सुखाया था, आज ही लेके आई हूं। तो आप उनके बातों का भरोसा नहीं करेंगे। उनको कहिएगा कि हमारे क्लिनिक का रूल है और हम उसको पूरी तरह फॉलो करेंगे, ये आपके सेफ्टी का है। अगर हम आपको अलाउ करते हैं तो इसका मतलब है कि दूसरा कोई भी ऐसा करेगा। इसका मतलब साफ साफ है कि दूसरे किसी को चांस देकर मैं आपके जीवन को खतरे में नहीं डाल सकता। तो आपके लिए और दूसरों के लिए और मेरे लिए, तीनों के लिए अभी सबसे पहली जरूरत क्या है कि आप साफ मास्क पहने। तो अपने मास्क को वो बाहर रखेगी, चाहे वो कितनी भी दलील दे कि अभी तुरंत पहन के आई हो, साफ पहन के आई हो, मतलब नहीं है। मास्क उनका क्लिनिक से बाहर रहेगा। मास्क उसके खोलने के बाद उसका साबुन से हाथ धोना है। फिर क्लिनिक के अंदर घुसेगी तो आपको हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके हाथ साफ करना है। फिर उनको जो धुले हुए मोजे क्लिनिक में आप एक दिन पहले से ही उनके बैग में रखते हैं या वो साथ लेके आएगा, वो उनको पहनाना है और उसके बाद अपने क्लिनिक से उनको एक मास्क देंगे। तब आप और आपका रोगी दोनों सुरक्षित रहेगा। तो मास्क के इस रूल को याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम 12 नंबर इसमें। तो इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर हेयर क्लिप हमने लगाया है और हेयर बैंड भी लगाया है। अपने क्लिनिक में हेयर क्लिप और बैंड रखिए, क्योंकि इन दोनों का प्रयोग हम नी के एक्सरसाइज में, अंगूठा मिलाने के लिए और बहुत सारे काम के लिए भी करते हैं, मोक्सा पकड़ने के लिए भी करते हैं। तो आपके क्लिनिक में ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि इन दोनों चीज़ों से क्लिनिक के रिजल्ट आपके बहुत ज़्यादा कैसे बढ़ जाते हैं। डॉक्टर सुभाष साल्या के वीडियो में हमने आपको बैंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल बताया है और हेयर क्लिप का इस्तेमाल आगे चलने वाले मोक्सिवेशन के कार्यक्रम में भी हम आपको बताएंगे। ये 10-10 रुपए की चीज़ है, लेकिन रिजल्ट आपका 100% बढ़ा देता है। तो आपको यहाँ जुड़े बांध देने हैं। जुड़े बंधे हुए होने से पेशेंट को खतरा कम रहता है मोक्सिवेशन के दौरान, इसलिए ये हम हमेशा ही बंधवा के रखते हैं। याद रखिएगा, नर्सों का जूड़ा बंधा हुआ, कोई भी कुकिंग इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, वहाँ पे जूड़ा बंधा हुआ और मोक्सिवेशन के अंदर जूड़ा बंधा हुआ होने से आपकी सेफ्टी ज़्यादा अच्छी रहती है। नी फोल्डिंग जो है ये, अब इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि रोगी को ये पोजीशन में अगर आप ये चेयर जो है अगर नहीं रखते हैं, अगर स्पेस नहीं है तो, और बहुत सारे रोगी जो हैं आपकी इस पोजीशन में शायद बैठ भी ना पाए बहुत देर तक, तो आपको क्या रखना है, ये बटक जो है वो बिल्कुल पैर जो है नी तक ये बिल्कुल बेड पे होना चाहिए, यहाँ गैप नहीं होना चाहिए। पेशेंट को थोड़ा पीछे कीजिए, यहाँ का तकिया हटाइए और इस गैप को कम कीजिए, तो पेशेंट ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में महसूस करेगा। और ज़्यादा करके 90% लोग ऊपर नी की बजाय पूरा पैरेलल नी में ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं। तो दिमाग में रखिएगा, यहाँ पर ये चीज़ आप एडजस्ट करने की चेष्टा कीजिए। इस तस्वीर में 12 मुख्य बातों का ख्याल रखा गया है, लेकिन 2 जानकारी का सही उपयोग नहीं किया गया है। तो वो 2 जानकारियां क्या है जिसका सही उपयोग नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूं कि एक तो आपका जो तौलिया है यह डबल लॉक होगा। यहाँ पर इस ढंग से तौलिया रखा हुआ नहीं चलेगा। या तो इस तौलिए को आप बिल्कुल उल्टा लगाइए, यानी ये सामने की तरफ खुला है, ये पीठ की तरफ खुला होना चाहिए। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इसको डबल लॉक लगाना है। डबल लॉक कैसे लगाना है इसकी विस्तृत वीडियो आपको दी जा चुकी है, उनको ध्यान रखिए और डबल लॉक लगाना सीखिए। क्योंकि जब भी कोई एक अगर सीनियर चिकित्सक आपकी क्लिनिक में आता है या किसी विदेशी क्लिनिक से आपका पाला पड़ेगा, तो 1 सेकंड में समझ जाएगा कि आपने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है। तो ऐसा काम ना करें जिससे आप कहीं भी जाकर हल्के महसूस हों। तो चीज़ों को परफेक्टली कीजिए। तो आप इस ढंग से तौलिया नहीं लगा के या तो इसको आप डबल लॉक कीजिए या इस तौलिए को उल्टी दिशा में, यानी ये जो सामने है इसको पीछे की तरफ, यानी गर्दन से इधर लेके पीछे की तरफ लटका दीजिए, वह ज़्यादा अच्छा है।
जैसे कि हमने आपको वीडियो दिया है, उस वीडियो में हमने आपको नी का पोजीशन कैसे होना है, बैठने का पोजीशन कैसे होना है, तकिया कैसे देना है, अपने सामने के टॉवेल को कैसे कवर करना है, मॉक्सा स्टैंड कैसे लगाना है, उसकी पूरी डिटेलिंग आपको हम दे चुके हैं। कृपया उन वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब आपको हम उनके दिए हुए वीडियो जो आपको दिखाए थे, उसको थोड़ा थोड़ा पॉज करके दिखाते हैं, ताकि आपको जितनी भी बातें अभी बताई गई है वो थोड़ी सी और अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब आप देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या किया है कि अपने हाथ से इस स्टैंड को पकड़ा है, जिसको वुडन बॉक्स मॉक्सिबेशन डिवाइस कहते हैं, और दूसरे हाथ से ये रबड़ खींच रही है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि रबड़ का हिस्सा दुढ़ी से पहले 2 इंच ज़्यादा आएगा, उसके बाद आप धीरे से यहाँ लगाएंगे। तो ये बहुत अच्छा कर रही है नीलम जी, आप बहुत अच्छा कर रही है। देखिए, ये गया और ये गया, लेकिन इस दौरान 2 एक्शन आपका एक साथ हो रहा है। 2 एक्शन क्या हो रहा है? ये हाथ नहीं हिल रहा है और दूसरा हाथ काम कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बॉक्स वाला हाथ है, ये आपका बिल्कुल लगा हुआ होना चाहिए, और ये जो बेल्ट है ये बिल्कुल सही ढंग से सामने की तरफ खींचेंगे और हौले से रख देंगे आप। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो इनको हम पूरी तरह टिक कर रहे हैं। अब क्या करना है इसको, ये दूसरा नंबर रूल हो गया। इस वीडियो को मैं फिर वापस दिखा रहा हूँ, थोड़ा आगे भाग के। यहाँ देखिए, अब दोबारा देखिए इनको। अब ये कान के पीछे ले जा रही है। इस वीडियो को मैं दोबारा दिखाने की चेष्टा करता हूँ, ये आगे सरक जाता है बार बार, तो यहाँ मैं रोक के दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये कान के पीछे चला गया। तो ये कान के पीछे वाला वापस रनिंग कंडीशन में देख लीजिए, मैं यूं ही बता देता हूँ। ये इनका ये पकड़ा और ये कान के पीछे इन्होंने बेल्ट ले लिया। यहाँ भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नीचे पैरों में मोजे हैं और पैर बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में पूरी तरह फ्लैट ढंग से रखी हुई है, ये भी इन्होंने बहुत सही किया है। और अब एक ही इसमें गलती हो रही है कि ये मॉक्सा स्टैंड को हिला रही है, वो हिलाना नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो दिखा रहा हूँ। अब आपको ध्यान से देखिए, इन्होंने पूरी बॉडी को टच कर दिया है रोगी से। ये ध्यान रखिएगा आप, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि चाहे महिला महिला को दे रहे हो, चाहे पुरुष पुरुष को दे रहे हो, या वाइस वर्सा हो, आपको रोगी से बॉडी टच बिल्कुल नहीं करना है। इसीलिए हमने आपको क्लिनिकल सेटअप वाली वीडियो में ये डिटेल बताया है कि आपको मॉक्सिबेशन, एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर और फिजियोथेरेपी की क्लिनिक किस तरह से बनाने हैं। अगर आपके पास इस बेड के पास चारों तरफ स्पेस होता तो आप बॉडी टच नहीं करते, नंबर 1। दूसरी बात है कि अगर आप थोड़े से अगर नाटे हैं, रोगी का बेड पे बैठने के बाद अगर रोगी का सर ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आप कोई भी पाटा, पीढ़ा या कोई भी ऐसी चीज़ लेकर अपने को थोड़ा सा ऊंचा कर सकते हैं, और वो छोटे जगह में भी हो सकता है, उसके लिए बहुत बड़ी जगह की जरूरत नहीं है। अपनी कंफर्टेबिलिटी जोन सबसे पहले रखिए, उसके बाद पेशेंट की कंफर्टेबिलिटी जोन रखिए। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि बॉडी का कोई भी पार्ट टच नहीं होना चाहिए रोगी से। अब कोविड में तो ये रूल हो ही गया कि फिजिकल डिस्टेंस जो है वो आपको मेंटेन रखना है। तो आप एक बार समझ लीजिए कि कोविड ही आपका अच्छा एजुकेटर है, और कोविड की ही बात मान लीजिए कि आपको फिजिकल डिस्टेंस रखना है रोगी से। और यहाँ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने अपने फेस पे भी मास्क रखा है। आपको रोगी के फेस पे भी मास्क रखना है और खुद के भी रखना है। क्यों? क्योंकि यह क्लोजनेस किसी भी हालत में पेशेंट का और चिकित्सक का नहीं चलेगा, क्योंकि सारा खेल जो होता है इन्फेक्शन का, वह इन दोनों के आसपास ज़्यादा देर तक आने से होता है। तो आपको जो भी काम करना है रोगी से, वो 3 मिनट के भीतर भीतर आप इस डिस्टेंस से दूर हो जाएंगे। ये डिस्टेंस 3 मिनट से ज़्यादा का किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और दिखा रहा हूं मैं आपको, इसको अब वापस रनिंग कंडीशन में फिर दिखाता हूं। वो बातें आप ध्यान से देखिए जो मैंने आपको बताई है, एक रनिंग कंडीशन में आप देखिए। यहां पर इन्होंने हाथ नहीं छोड़ा, एक बहुत अच्छी बात है। और ये कान के दूसरे हिस्से में भी लगा रही, ये भी एक अच्छी बात है। इन्होंने जब उधर का हाथ का इस्तेमाल किया तो तुरंत अपना हाथ बदल लिया, ताकि बॉक्स पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। लेकिन एक ये बॉडी टच वाली बात है, ये बात के बारे में मैंने आपको आगाह कर दिया है। दूसरा बात है कि ये लगाने के बाद आप हिलाएंगे नहीं, इसको पहले लगाएंगे। बेल्ट लगाने के बाद इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, दिमाग में रखिएगा। इसको ध्यान रखना है कि पैर को आगे कर देने से ये अपने आप थाई नीचे हो जाएगा और इस पे लग जाएगा।
और एक काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, वो क्या नहीं करना है कि ये सारा चीज़ आपको तुरंत करके वहाँ से हट जाना है। अगर आपने बार-बार बॉडी के पास गए और बेल्ट चेक किया, मॉक्सिबेसिन चेक किया या स्टिक चेक किया, तो रोगी को यही लगेगा कि ज़रूर कोई ख़ास बात है, ये बार-बार ध्यान दे रहा है, क्या कोई चीज़ ऐसा है क्या जो ठीक से हुआ नहीं? और रोगी थोड़ी देर में कह देगा, मैडम ये देखिए कहीं ये टेढ़ा तो नहीं हो गया, मैडम ये कहीं ढीला तो नहीं हो गया। आपको तुरंत करके वहाँ से हट जाना है ताकि रोगी को लगे कि काम बिल्कुल परफेक्ट हो गया और आपके ये एकदम मस्त रह के बिंदास हो गए। मोबाइल देखना है देखिए, ज़्यादा हिलिएगा डुलिएगा मत और आराम से देखिए। इधर-उधर देखना है, हाँ, हाँ देखिए, लेकिन रिलैक्स रहिए, कंफर्टेबल रहिए और थोड़ी-सी सीधा बैठने की चेष्टा कीजिए, उससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब हम आपको दूसरा नंबर वीडियो फास्ट मूव में दिखाते हैं। यहाँ पर भी देखिए इन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक गलती ये कर रही है कि इन्होंने ऊपर का मोक्सा हटा दिया, क्योंकि थोड़ी देर में मोक्सा का जो आँच है वो कम हो गया था। यहाँ पर इन्होंने ज्ञान का प्रयोग तो बहुत सही किया है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि टक-टक करके मोक्सा झाड़ना है, फिर उसके बाद सामने की जो राख है वो कोई भी चीज़ से उसको झाड़ देना है, जले हुए कागज़ को झाड़ देना है। लेकिन याद रखिएगा, ये वुडन बॉक्स मॉक्सिबेशन में करने के लिए नहीं है, ये तभी करने के लिए जब आप ये स्टिक मॉक्सिबेशन का इस्तेमाल करते हैं, तब ये काम करेंगे। जब वुडन बॉक्स मॉक्सिबेशन करेंगे, तब आप एक बार लग जाने के बाद इसको बीच में नहीं हटाएँगे। आप इस बॉक्स को पकड़ेंगे और जो टक-टक मारना है इसके ऊपर मारेंगे और इसी मोक्सा को थोड़ा नीचे कर देंगे तो आँच वापस आ जाएगा। तो ये गलती आप सुधार कर लीजिए। बाकी आपने बहुत अच्छा काम किया नीलम पी जैन दोषी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे बताए हुए वीडियो का इस्तेमाल पहली बार में बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये पहली बार मॉक्सिबेशन कर रही है और अगर इन्होंने वीडियो देखकर ये काम किया है तो ये वाकई में धन्यवाद के पात्र हैं। अब इनका टेस्टिमोनियल सुनिए कि इनके रोगी क्या बोल रहे हैं, तो चलिए सुनिए। अब आपको कैसे फील हो रहा है? जब ड्यूटी एंट्री पे मोक्सा लिया आपने, तभी आपको कैसे फील हो रहा है? पूरा बॉडी में रिफ्रेशिंग हो रहा है, ब्रेन टू टोज पूरा रिफ्रेशिंग और फाइट्स भी आ रहे हैं अच्छे, गुड फील हो रहा है। थैंक यू। तो नीलम जी, आपके रोगी भी आपसे संतुष्ट हैं। जब रोगी संतुष्ट है तो फिर हम आप होते कौन है बीच में बोलने वाले। तो धन्यवाद नीलम पी जैन दोषी जी को कि आपके दिए हुए वीडियो से और आपके दिए हुए फ़ोटो से हम बहुत लोगों की मदद कर पाएंगे और आपने इनमें बहुत कुछ ऐसा चीज़ पाया होगा जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस को मजबूत करे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इनके क्लिनिक में ये 3 नन्हे शरारती बच्चों को ये इन्होंने वुडन बॉक्स मॉक्सिबेशन दिया है और ये तीनों जो लोग हैं ये दिखने में ही लग रहे हैं कि ये शरारत कर रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये एकदम सुरक्षित है, क्योंकि चीन, कोरिया, जापान वहाँ के स्कूलों में यह मॉक्सिबेशन जमकर दिया जाता है और गर्मियों में दिया जाता है। तो जब मैं आगे चलकर आपको बॉक्स मॉक्सिबेशन के बारे में डिटेल दूंगा तो इसमें अभी आपको करीबन 1 दर्जन वीडियो मिलेंगे, जिसमें डिसीज मैनेजमेंट के बारे में है, रोगी में कैसे करना है, बच्चों में कैसे करना है, किस लिए करना है, कैसे करना है, कौन से मौसम में करना है, कौन से बीमारी में करना है और इसमें भी बहुत टाइप के होते हैं, वो कैसे करना है, उसके बारे में जो वीडियो है वो आगे चल के आपको मिलते रहेंगे। और हमने आपको वुडन बॉक्स रोलर मॉक्सिबेशन के चैप्टर में बहुत सारे वीडियो दिए हैं, तो वो सारा देख लीजिए। मोक्सा 25 में हमने मोक्सा रोल मॉक्सिबेशन बाय वुडन बॉक्स एट ड्यू 20 का पूरा डिटेल वीडियो दिया है, जिसके आधार पे ही आज नीलम जी ने हमें वीडियो भेजा है। और इसी तरह मोक्सा 24 में क्वेश्चन आंसर भी दिए, जो प्रश्न आपने हमसे पूछे थे वुडन बॉक्स मॉक्सिबेशन में और दूसरे टाइप के बॉक्सेस में, उसका आंसर हमने मोक्सा 24 जो वीडियो नंबर है उसमें हमने आपको दिया है। क्लास के 18 नंबर वीडियो में हमने उसके गोल्डन रूल दिए हैं, एक्यूपंक्चर के साथ कैसे करेंगे वो भी दिए हैं, और सारे प्रकार के मॉक्सिबेशन को एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस लेके स्पाइन पे कैसे करेंगे उसके बारे में भी हमने आपको बहुत सारे वीडियो दिए हैं, तो वो सारे देख लेंगे। क्लिनिकल प्रैक्टिस में किस ढंग से ये करना है वो वीडियो को भी आप ध्यान से देखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज खंडेलवाल मॉक्सिबेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप हमारे जो चैनल है यूट्यूब पर है लाइफ विद खंडेलवाल, आप इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स और सजेशन हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं हमारे पेड स्टूडेंट है तो यह ऑप्शन आपको उसमें नहीं मिलेगा, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9435021306 पे हमें बताइए।
अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होकर बहुत सारे हम निःशुल्क वीडियो देते हैं, अगर वो देखना चाहते हैं तो आप अपना नाम, अपना ठिकाना, अपना ज़िला, राज्य का नाम और आप क्या करते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो सारा लिखकर आप व्हाट्सएप 9435021306 पे भेज दें और उसमें एक चीज़ मेंशन कर दें कि क्या आप फ्री वाली वीडियो देखना चाहते हैं या पेड वाली वीडियो देखना चाहते हैं। दोनों वीडियो अलग-अलग प्रकार के हैं। बहुत डिटेल वाली वीडियो हमारे पेड वाले प्रोग्राम में है, जिसमें सिर्फ वीडियो की शूटिंग खर्चा ही हम आपसे लेते हैं, उसकी कोई फीस वगैरह हम आपसे नहीं लेते हैं। और जो फ्री के वीडियो हैं वो बिल्कुल पूरी तरह निःशुल्क है। ये सारे भेजने से हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर देंगे, जिससे कि आप लगातार हमारी वीडियो देख सकते हैं। हमारा कॉल नंबर है 7002506486, जिस पे सिर्फ कॉल की सुविधा है, इस पर आपको व्हाट्सएप नहीं है। और 9435021306 ये व्हाट्सएप फैसिलिटी का नंबर है, इस पर कॉल की सुविधा नहीं है। लाइफ विथ खंडेलवाल इनिशिएटिव में आप सबका पुनः स्वागत करता हूं और साथ साथ में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये वीडियो हमें बना के भेजी, जिसके आधार पे हम आपको इतने सारे वीडियो देने में कामयाब रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संपर्क में रहिए और बने रहिए।